दोस्तों, इस वक्त आप बड़े आराम से अपनी कुर्सी या बिस्तर पर बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन क्या आप एक पल के लिए इमेजिन कर सकते हो कि जिस जगह पर आप अभी बैठे हो, क्या वो हमेशा से ऐसी ही थी? आज से लगभग 400 करोड़ साल पहले यहाँ सांस लेने के लिए हवा तक नहीं थी। आसमान से आग के गोले बरस रहे थे और ये धरती एक उबलता हुआ लावे का समंदर थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आपका ये खून, इसमें मौजूद आयरन और आपकी हड्डियों का कैल्शियम, ये सब इस धरती पर बने ही नहीं। इन्हें बनने के लिए करोड़ों साल पहले एक विशाल तारे को मरना पड़ा था। मतलब आप और मैं दोनों ही स्टार डस्ट है। अब सवाल ये है कि एक मरता हुआ तारा हमारे दिमाग और दिल का हिस्सा कैसे बन गया, और वो कौन सी भयानक टक्कर थी जिसने हमारे चांद यानी मून को जन्म दिया। आज की इस डिस्कवरी में हम 13.8 बिलियन साल का सफर तय करेंगे, और मैं आपसे एक वादा करता हूँ, अगले कुछ मिनट्स में आपका इस दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो आइए मेरे साथ चलते हैं समय के पीछे, शुरुआत से भी पहले। सफर शुरू होता है आज से 13.8 बिलियन यानी कि 13.8 अरब साल पहले। शुरुआत में सिर्फ एक पॉइंट था, एक ऐसा पॉइंट जो एक एटम से भी करोड़ों गुना ज्यादा छोटा था। लेकिन उस छोटे से पॉइंट में कैद थी पूरे यूनिवर्स की ताकत। साइंस की भाषा में इसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। यहाँ फिजिक्स के सारे रूल्स फेल हो जाते हैं, ना कोई लॉजिक काम करता है, ना कोई नियम। टेम्परेचर और डेंसिटी इतनी ज्यादा कि इसे मेजर करना नामुमकिन है। आप इसे इन्फानाइट कह सकते हैं। और फिर एक सेकंड के अरब में हिस्से में वो होता है जिसने सब कुछ बदल दिया, दी बिग बैंग। ये कोई आम धमाका नहीं था, ये जन्म था वक्त का, स्पेस का और हमारा। एक पल में वो छोटा सा पॉइंट एक फुटबॉल स्टेडियम से भी 1000 गुना ज्यादा बड़ा और फ्लैट हो गया, जैसे कि किसी ने रियलिटी में स्विच ऑन कर दिया हो। इसने इतनी गर्मी पैदा की कि अगर आप वहां होते तो आपका वजूद बनने से पहले ही खत्म हो जाता। लेकिन सवाल ये है कि अगर हर तरफ आग और गर्मी थी तो ये ठंडी धरती और हम कैसे बने? इसका जवाब आपको कुछ ही पलों में मिलने वाला है। अब कहानी में थोड़ा आगे चलते हैं। बिग बैंग के बाद लगभग 3,80,000 साल तक यूनिवर्स में घना कोहरा छाया हुआ था। इमेजिन करिए, आप एक सुनसान सड़क पर हो और आपके आसपास सर्दी की वजह से फॉग छाई हुई है और आप अच्छे से देख नहीं पा रहे हो। सेम ऐसा ही पूरे यूनिवर्स में हो रहा था, जिस वजह से लाइट अच्छे से ट्रैवल नहीं कर पा रही थी। इस स्टेट को प्लाज्मा स्टेट कहा जाता है। फिर हजारों सालों बाद जब यूनिवर्स और ज़्यादा ठंडा होकर 3000 केल्विन पर पहुंचा, तो वहां मौजूद एटॉमिक न्यूक्लियर ने बिखरे हुए इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करना शुरू किया। एटॉमिक न्यूक्लियर का मतलब एटम का सेंटर होता है। इलेक्ट्रॉन्स के कैप्चर होने से अब स्पेस साफ होने लगा था और पहली बार लाइट बिना किसी रुकावट के यूनिवर्स में ट्रैवल करने लगी। ये पहली लाइट आज भी स्पेस में मौजूद है और इसे हम CMB यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं। आप इस लाइट को आज भी माइक्रोवेव टेलीस्कोप से आसानी से देख सकते हैं ऊपर आसमान में। और इंटरेस्टिंग बात यह है, आप इस लाइट का 1% बिना किसी टेलीस्कोप से देख सकते हैं अगर आपके पास पुराने ज़माने का टीवी है। दोस्तों, क्या आपको याद है जब उन टीवीज़ पर सिग्नल नहीं आता था तो जो झिलमिल सी लाइट स्क्रीन पर नजर आती थी, वही CMB का 1% है। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। CMB के रिलीज होने के बाद लगभग 200 मिलियन साल तक
कोई स्टार नहीं था, कोई गैलेक्सी नहीं थी, सिर्फ ठंडी हाइड्रोजन और हीलियम गैस के विशाल बादल थे। इस पीरियड को अक्सर डार्क एजिस कहा जाता है। इस दौरान ग्रेविटी उन क्लाउड्स को धीरे धीरे नीचे की ओर खींचती रही, जिसकी वजह से उन गैसेस में न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हुआ। इसी फ्यूजन से फर्स्ट स्टार्स पैदा हुए, जो आज के सन से 200 से 300 गुना ज़्यादा बड़े और मिलियंस ऑफ टाइम ज़्यादा ब्राइट थे। स्टार्स और गैसेस की वजह से अब गैलेक्सीज का निर्माण होने लगा था। लगभग 13.6 बिलियन साल पहले हमारी गैलेक्सी मिल्की वे का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन हमारा सोलर सिस्टम काफ़ी बाद में बना। 4.6 बिलियन साल पहले मिल्की वे के एक छोटे से कोने में एक गैस और डस्ट का बादल, जिसे हम सोलर नेबुला के नाम से जानते हैं, एक जगह इकट्ठा होने लगा। टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से नेबुला के सेंटर में इतना मास जमा हो गया कि वहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन होने लगा। इसी फ्यूजन की वजह से पैदा होता है हमारा सन। सूरज का इस तरह से बनना कोई नॉर्मल बात नहीं थी, क्योंकि सन ने पूरे सोलर सिस्टम का 99.9% मास अपने पास रख लिया। बचा हुआ 0.1% एक पतली डिस्क की तरह सूरज के चारों ओर घूमने लगा। बाद में चलकर इसी 0.1% से बनते हैं हमारे 8 प्लैनेट्स, सैकड़ों मून्स, हजारों एस्ट्रॉयड्स और लाखों कॉमेट्स। सन के पास का टेम्परेचर इतना ज़्यादा था कि सिर्फ मजबूत प्लैनेट्स ही वहाँ टिक सके, जैसे कि मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। इन्हें इनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है। आउटर रीगन्स में ठंडक ज़्यादा थी, इसलिए वहाँ गैस और आइस कंडेंस हो पाए, जिससे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जैसे आउटर प्लैनेट्स बने। अर्थ का जन्म 4.54 बिलियन साल पहले हुआ। इसका शुरुआती दौर इतना खतरनाक था कि इसे हेडियन इओन कहा गया, जिसका नाम ग्रीक गॉड हेडियस के नाम पर रखा गया है। शुरुआत में अर्थ एक मेल्टन बॉल ऑफ लावा थी। ग्रेविटेशनल कंप्रेशन और एलिमेंट्स की रेडियो एक्टिविटी से निकलने वाली गर्मी ने अर्थ को एक पिघली हुई हालत में रखा। जब अर्थ इस स्टेज में थी, तब डिफरेंशिएशन की प्रोसेस हुई, मतलब अर्थ की लेयर्स बननी शुरू हुई। भारी एलिमेंट्स जैसे आयरन और निकल ग्रेविटी की वजह से अर्थ के सेंटर में डूब गए, जिससे धरती का कोर बनना शुरू हुआ। हल्के मिनरल्स जैसे कि मॉस्कोवाइट, क्वार्ट्ज, पोटेशियम फेल्सफर ऊपर तैरने लगे और धीरे धीरे अर्थ की क्रस्ट यानी सतह बननी शुरू हुई। इस डिफरेंशिएशन ने ही अर्थ को उसकी मैग्नेटिक फील्ड दी, जो आज हमें सोलर रेडिएशन से बचाती है। कहानी अब एक नए मोड़ पर आने वाली है। अर्थ के जन्म के कुछ ही समय बाद, आज से लगभग 4.5 बिलियन साल पहले, मार्स जितना बड़ा एक प्लेनेट थिया अर्थ से आकर टकराया। इस टक्कर से निकला हुआ मलबा अर्थ के ऑर्बिट में जमा हो गया और वही बचे हुए मलबे से जन्म होता है मून का। शुरुआत में यह भी एक पिघला हुआ आग का गोला था, जो वक्त के साथ ठंडा होकर एक सफ़ेद पत्थर जैसा बन गया। और फिर इसके कुछ बिलियन सालों बाद कुछ ऐसी घटना होती है जिसने धरती की किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। बड़े प्लैनेट्स जुपिटर और सैटर्न के ऑर्बिट शिफ्ट होने की वजह से जुपिटर थोड़ा सा अंदर खिसक गया सन के तरफ,
और सैटर्न थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल गया, जिस वजह से एस्ट्रॉयड बेल्ट और क्यूपर बेल्ट में मौजूद एस्ट्रॉयड और कॉमेट्स अपनी जगह से हिलकर पूरे सोलर सिस्टम में फैल गए। करोड़ों पत्थर अर्थ और बाकी इनर प्लैनेट्स पर आग की तरह बरसने लगे। और मज़ेदार बात यह है कि इन्हीं एस्ट्रॉयड्स और कॉमेट्स की वजह से धरती पर पानी आ सका। दरअसल ये कॉमेट्स बर्फ और गैस के बने होते हैं, जिस वजह से ये अपने साथ बहुत सारा पानी कैरी करते हैं। जब ये कॉमेट्स सूरज के पास से गुजरते हैं तो इनकी बर्फ पिघलने लगती है, जिस वजह से एक लंबी चमकी हुई टेल यानी पूंछ बनती दिखाई देती है। और अब साइंटिस्ट ये भी प्रूव कर चुके हैं कि एस्ट्रॉयड्स में भी पानी मौजूद होता है। इन्हीं बड़े पत्थरों की वजह से आज चांद पर इतने सारे क्रेट्स यानी गड्ढे नजर आते हैं। ये तो रही अर्थ और उस पर पानी तक की कहानी, लेकिन इसके आगे चलकर इंसान यानी हमारा जन्म कैसे हुआ ये और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। साइंटिफिकली देखा जाए तो अर्थ पर लाइफ की शुरुआत कैसे और कब हुई ये सबसे बड़ी पहेली है। आर्कियन इयोन में जब धरती ठंडी हो चुकी थी और समुद्र बनने लगे थे, लेकिन वातावरण में ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं थी। सिर्फ मीथेन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव था। लेकिन जरा सोचो, बिना ऑक्सीजन के लाइफ एग्जिस्ट कर पाती? कई रिसर्चर्स मानते हैं कि लाइफ ओशंस के नीचे उन गर्म वेंट्स के पास शुरू हुई। यहाँ मैग्मा और सी वाटर आपस में मिलते हैं। यहाँ पर केमिकल एनर्जी और मिनरल्स का भंडार था जो अर्ली ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट कर सकता था। समुद्र की गहराइयों में कुछ माइक्रोस्कोपिक जीव जन्म ले चुके थे। इन्हें हम कहते हैं सियानोबैक्टीरिया। जिस छोटे से जीव एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना सीख गए थे, फोटोसिंथेसिस। सूरज की रोशनी को यूज करके ये पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से एनर्जी बनाते और वेस्ट के रूप में ऑक्सीजन रिलीज करते। शुरुआत में ये ऑक्सीजन हवा में नहीं जा पाई, बल्कि समुद्र में घुले हुए आयरन के साथ रिएक्ट कर रस्ट बनाने लगी। जब ओशंस का आयरन खत्म होने लगा, तब ऑक्सीजन ने अपनी जगह एटमॉस्फेयर में बनानी शुरू की। और यहीं शुरू होता है द ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट। ये इवेंट लगभग 2.4 बिलियन साल पहले हुआ था, जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में ऑक्सीजन जमा होने लगी। इससे 3 बड़े काम हुए। पहला, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से उसकी एक परत सूरज के यूवी रेज के साथ रिएक्ट करके ओजोन बनाने लगी। इसी ओजोन लेयर ने धरती को सूरज की रेडिएशन से बचाया, जिसके बिना जमीन पर जीवन नामुमकिन होता। दूसरा, उस वक्त धरती पर बिना ऑक्सीजन के रहने वाले जीवों के लिए ऑक्सीजन जहर की तरह थी, जिस वजह से उनका मास एक्सटिंक्शन हुआ। और तीसरा, ऑक्सीजन की मदद से बाकी जीव ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते थे, जिस वजह से यूकैरियोट जैसे कॉम्प्लेक्स सेल्स बन सके। इन्हीं सेल्स से आगे चलकर बड़े जानवरों और पेड़ पौधों का विकास संभव हो सका। और फिर कई मिलियन सालों तक एवोल्यूशन का गेम चलता रहा। सिंपल मॉलिक्यूल्स से बने सेल्स, सेल्स से बने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म से बने आखिरकार हम, जाने इंसान, जो खुद खड़े होकर अपनी ही कहानी समझने की कोशिश कर रहा है। शायद सबसे हैरान करने वाली बात ये नहीं है कि यूनिवर्स इतना ज़्यादा बड़ा है, बल्कि ये है कि इतने बड़े यूनिवर्स ने खुद को समझने के लिए हमें, यानी इंसान को बनाया। हमारा दिमाग जो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है, वो उन्हीं तारों की धूल से बना है जो कभी एक्सप्लोड हुए थे। मतलब जब आप रात को आसमान की तरफ देख रहे होते हो, असल में आप उन तारों को नहीं बल्कि अपने आप को देख रहे होते हो। और शायद जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये नहीं है कि हम कितने छोटे हैं,
बल्कि ये है कि इतनी बड़ी कहानी का हिस्सा होने के बावजूद हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं। तो अगली बार जब आप अपने आप को छोटा महसूस करें या फिर जिंदगी बेकार लगे, तो हमेशा याद रखना, आप सिर्फ एक इंसान नहीं हो, आप 13.8 बिलियन साल पुरानी कहानी का एक जिंदा सबूत हो।